गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में मतलब लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के मैंने आपको 4 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट आए, होप्स हो कि आपको सब लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनता है और उसको किस तरीके से क्लोज किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है, यह आप सब लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अब हम ट्रेडिंग के बाद जो बनता है उसे कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है, उसमें क्या क्या पोस्ट किया जाता है, वहां से हमें क्या मिलता है, हम आज वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसकी 2 साइड है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट है तो उसकी 2 साइड रहेगी, डेबिट और क्रेडिट। ठीक, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे और क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम लिखी जाएगी। ठीक है, डेबिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये फिर से नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में इनकम आएगी, बराबर। तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आएंगे, लेकिन कौन से एक्सपेंसेस लिखेंगे? तो जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं लिखे गए हैं वो एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में आएंगे। ट्रेडिंग के डेबिट में कौन से एक्सपेंस लिखे थे? तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, तो यहां इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ही ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, बताया है आपको। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इस प्रकार के सारे एक्सपेंसेस जो है, सारे लॉसेस जो है वो P&L अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे। क्लियर है? क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम आएगी। इनडायरेक्ट इनकम मतलब कौन सी? तो अदर देन सेल जो भी इनकम रहेगी वो P&L के क्रेडिट में आएगी। अदर देन सेल जो भी इनकम रहेगी वो P&L के क्रेडिट में आएगी, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक। उसके बाद रेंट रिसीव्ड। ऐसी जो इनकम है जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन बिजनेस की इनकम है, तो ऐसी इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको?
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएंगे? एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? इनकम। डेबिट साइड में कौन से एक्सपेंस? सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम में कौन सी इनकम? अदर देन सेल। जो भी इनकम होगी वो इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। तो उसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एक्सेट्रा। समझ में आया सबको ये? ठीक है। अब आपको जो शीट दी गई है उस शीट का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। उस शीट का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो लिखिए इन द बुक्स ऑफ partnership firm, in the books of partnership firm, profit and loss account for the year ended 31st March 2011, 31st March 2011। ठीक है, समझाए सबको ये? अब एक बार रोलिंग मैंने की है, आप रोलिंग कर लीजिए सब लोग, करो जल्दी। यदि आपको कॉपी में लिखना है तो लिख के रख दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2011। ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, इसका मतलब इसके पहले ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसके पहले ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका होगा, बराबर। अब ट्रेडिंग अकाउंट बना होगा तो वहां से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिला होगा, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिला होगा, बराबर। तो वहां से जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है उसको पी एंड एल अकाउंट में लाया जाएगा, उसको पी एंड एल अकाउंट में लाया जाएगा। तो सबसे पहले दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, बराबर। आपको याद होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आप ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते थे, ट्रेडिंग के यहां डेबिट में लिखते थे, तो अब पी एंड एल के क्रेडिट में लिखेंगे। प्रॉफिट है, इनकम है, इसीलिए क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट brought down
कितना? 1 लाख, 1 लाख। उसके बाद सैलरी। सैलरी ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करेगा उसको दी जाती है सैलरी। सैलरी ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करेगा उसको दी जाती है सैलरी। तो सैलरी ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। सैलरी ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस का एक्सपेंस है, इसीलिए इसे P&L के डेबिट में लिखा जाएगा। इसे P&L के डेबिट में लिखा जाएगा। तो P&L के डेबिट में टू सैलरी, इनर कॉलम पे लिखो, एडजस्टमेंट है उस पर 12,000, सैलरी 12,000। देन इंश्योरेंस। बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है या बिजनेस के जो गुड्स होते हैं, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है या बिजनेस के जो गुड्स होते हैं, उस गुड्स का या उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला जाता है। बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है या बिजनेस के जो गुड्स है, उस गुड्स का क्या किया जाता है? इंश्योरेंस निकाला जाता है। बराबर? अब वो इंश्योरेंस निकालेंगे मतलब उसकी पॉलिसी निकालेंगे, तो उस पॉलिसी का हमें प्रीमियम भरना पड़ेगा। उस पॉलिसी का हमें प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो हम प्रीमियम पे करेंगे, तो वो प्रीमियम मतलब हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो उसका नाम है इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस। तो ये एक्सपेंस है। अब ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इसीलिए ये P&L अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो P&L अकाउंट के डेबिट में इसके बाद 2 लाइन छोड़कर टू इंश्योरेंस 2,500, इंश्योरेंस 2,500। ठीक है, समझा है सबको? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मतलब जब हम हमारा प्रोडक्ट बेचते हैं, जब हम हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए लाते हैं, उस समय हम हमारे प्रोडक्ट की क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट करते हैं। बराबर? तो एडवर्टीजमेंट करेंगे तो वो एक्सपेंस होगा। एडवर्टीजमेंट करेंगे तो वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। अब एडवर्टीजमेंट का ये खर्चा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये सेल्स से रिलेटेड है, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है, इसीलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये कहा जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। तो लिखो P&L के डेबिट में टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट 3,000, टू एडवर्टीजमेंट 3,000। ठीक है, उसके बाद कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब कैरेज ये 2 टाइप का होता है। एक मैंने बताया था कैरेज इनवर्ड, और एक अभी दिया है कैरेज आउटवर्ड। बराबर? तो कैरेज इनवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स। कैरेज इनवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स। तो ये परचेस करते समय का एक्सपेंस हो गया, इसीलिए इसको हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा। अब ये कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर जाना, तो गुड्स बाहर भेजते समय पे किया हुआ कैरेज, मतलब ये क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ सेल। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
पेड एट द टाइम ऑफ सेल। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, इसीलिए ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो लिखो पी एंड एल के डेबिट साइड में टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड 1200, कैरेज आउटवर्ड 1200। उसके बाद रेंट एक्सपेंस है, रेंट रिसीव्ड बोला होता तो इनकम मानते, यहां रेंट दिया है मतलब ये रेंट पेड मानेंगे और इसको एक्सपेंस ट्रीट करके पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे। तो पी एंड एल के डेबिट में रेंट 6000, रेंट 6000। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस ऑफिस में लगता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है, इसीलिए ये भी पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो पी एंड एल के डेबिट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2000। देन रिपेयर्स 1000, मशीनरी को रिपेयर किया होगा, फर्नीचर को रिपेयर किया होगा, तो रिपेयर्स नाम का ये एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए ये पी एंड एल के डेबिट में आएगा। तो टू रिपेयर्स 1000, 2 repairs 1000। Then interest on investment, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कहीं पर पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया, आपने कहीं पर पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो उस इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा मतलब वो आपका इनकम हो गया, वो आपका इनकम हो गया। तो ये हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये अदर देन सेल इनकम है, अदर देन सेल जो भी इनकम होगी वो पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। अदर देन सेल मतलब सेल के अलावा जो भी इनकम होगा वो पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, तो इसे भी पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड या बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब अनपेड सैलरी मतलब इस साल का एक्सपेंस है, हमने पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया। इस साल का एक्सपेंस है, हमने पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया, इसे कहेंगे एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। इस साल का एक्सपेंस है इसलिए इस साल के एक्सपेंस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इस साल के एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे, तो करो ऐड। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, तो 12,000 प्लस 3,000 15,000। ठीक है, अब वहां दी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। तो सबसे पहले हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करते समय सेम प्रोसीजर जैसे ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया था, क्रेडिट की टोटल लेंगे, डेबिट की टोटल लेंगे, ठीक,
क्रेडिट की टोटल 1 लाख प्लस 5,000, तो क्रेडिट की टोटल हो गई 1,05,000, 1,05,000। डेबिट की टोटल 15,000, डेबिट की टोटल करते हैं, करो आप सब लोग टोटल। 0,0,0। बराबर है क्या? टोटल देख लो। टोटल लीजिए सब लोग। अब जिस साइड की टोटल ज्यादा है, जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों जगह लिखेंगे। जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों जगह लिखेंगे। तो क्रेडिट की टोटल ज्यादा है 1,05,000, डिफरेंस निकालेंगे 0, 0, 0 में से 7 नहीं, यहां 10, यहां से किधर गया, यहां 4, 3, 4, 74,300। जो डिफरेंस आया वो वहां लिखेंगे जहां की टोटल कम है, डेबिट की टोटल कम है, तो 74,300। अब यदि आपकी क्रेडिट साइड आपके डेबिट साइड से ज्यादा है, यदि आपकी क्रेडिट साइड आपके डेबिट साइड से ज्यादा है, क्रेडिट साइड इनकम साइड है, डेबिट साइड एक्सपेंस साइड है, तो यहां से जो प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट को कहा जाता है नेट प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को कहा जाएगा नेट प्रॉफिट। यदि क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड यदि ज्यादा है, इनकम यदि ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, एक्सपेंस यदि ज्यादा है तो लॉस होगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब इनकम साइड ज्यादा है, मतलब ये क्या है, ये आपका लॉस है और ये आपका प्रॉफिट है। अब यदि क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड से कम है, मतलब आपका इनकम आपके एक्सपेंसेस से कम है, तो यहां आपको लॉस होगा, तो उसे कहा जाएगा नेट लॉस। तो ये नेट प्रॉफिट। अब ये समझा सबको? अब ये जो हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ये क्या सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट्स है कि पार्टनरशिप फर्म का है? फिर से एक बार बोलता हूं, ये जो हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, क्या ये सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट्स है कि पार्टनरशिप फर्म का है? सर ये पार्टनरशिप फर्म का है। अब सोल ट्रेडर के केस में, सोल ट्रेडर के केस में ये जो प्रॉफिट आता था नेट प्रॉफिट, ये हम बिजनेस के ओनर को मतलब उसके कैपिटल में क्या करते थे, ऐड करते थे, क्योंकि प्रॉफिट एक ही इंडिविजुअल को जाता था या एक ही पर्सन को जाता था। लेकिन यहां पर हम जो फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म का है, वो पार्टनरशिप फर्म का है, इसीलिए यहां प्रॉफिट दो लोगों में या उससे ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दो लोगों में या उससे ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो ये जो नेट प्रॉफिट आया, अब इस पर अधिकार एक का नहीं है, दो का है। एक का नहीं है, दो का है। क्यों? क्योंकि ये फाइनल अकाउंट्स किसके हैं? पार्टनरशिप फर्म के हैं। ये फाइनल अकाउंट्स किसके हैं? पार्टनरशिप फर्म के हैं। इसीलिए प्रॉफिट ये एक में नहीं, दो में या तीन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितने पार्टनर्स होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है? तो ये नेट प्रॉफिट यदि दो पार्टनर है, फॉर एग्जांपल ए और बी, ए और बी, तो ये प्रॉफिट 74,300 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में। और ए और बी का जो कैपिटल रहेगा उसमें वो क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। ए और बी का जो कैपिटल होगा उसमें वो क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, मतलब प्लस किया जाएगा। अभी बेसिक क्वेश्चन था इसलिए पार्टनर्स के नाम नहीं दिए। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन में आपको उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये दिया जाएगा। उसके अनुसार हम क्या करेंगे? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यदि बोला गया कि प्रॉफिट ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ये 74,300 को इक्वली दो पार्ट में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ए का प्रॉफिट ए के कैपिटल में ऐड करेंगे और बी का प्रॉफिट बी के कैपिटल में ऐड करेंगे। समझ में आया सबको? जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आएगा। मतलब ठीक है, मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दी है। समझा है सबको ये क्वेश्चन? ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 from the following information। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा है। अब यहां पर दो एडजस्टमेंट है। पहला है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ऊपर रेंट है क्या? कहीं देखो ऑफिस रेंट है, उसको मार्क लगा दो। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसको भी मार्क लगा दीजिए। ठीक है, लिखिए इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर in the books of partnership for profit and loss account for the year ended 31st March 2015 for the year ended 31st March 2015। करो रोलिंग कर लीजिए सब लोग।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। Prepare a profit and loss account for the year ended 31st March 2015 for the following information। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बना लिया। रेंट और इंश्योरेंस पर एडजस्टमेंट थी। अब सबसे पहले दिया है ग्रॉस प्रॉफिट। पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं, इसका मतलब इसके पहले ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका होगा। ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका होगा तो वहां से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिल गया होगा, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। ये ग्रॉस प्रॉफिट ये आएगा पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो लिखो पी एंड एल के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। पी एंड एल के क्रेडिट में 55,000 ठीक है। उसके बाद सैलरी पे की जाएगी, तो सैलरी ये एक्सपेंस है, सैलरी ये एक्सपेंस है। और ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं उनको पे की जाएगी, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस है, तो ये आएगा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो पी एंड एल के डेबिट में टू सैलरीज 8,000, टू सैलरीज 8,000। देन कैरेज आउटवर्ड, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको कैरेज का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। कैरेज इनवर्ड मतलब परचेस करते समय पे किया हुआ कैरेज, वो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। और कैरेज आउटवर्ड मतलब सेल करते समय पे किया हुआ कैरेज, और ये जाएगा पी एंड एल के डेबिट में। तो पी एंड एल के डेबिट में लिखो कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड 1,000। वेजेस, अब वेजेस ये फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको दिए जाते हैं। फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको दिए जाते हैं वेजेस, तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, बराबर। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, पी एंड एल में नहीं आएगा, उसको क्रॉस लगा दीजिए। इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने हमारे बिजनेस के प्रॉपर्टी का या गुड्स का इंश्योरेंस निकाला, उसका इंश्योरेंस निकाला तो उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा, उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा, मतलब वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस है, इसीलिए पी एंड एल के डेबिट में। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर में लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। देन ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट मतलब ऑफिस का किराया हमने पे किया है, मतलब वो एक्सपेंस है, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, तो ये आपके पी एंड एल के डेबिट में आएगा। तो ऑफिस रेंट, इस पर भी एडजस्टमेंट है, तो इसको भी इनर में लिखो। ऑफिस रेंट कितना 8,000। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी एक्सपेंस है पी एंड एल के डेबिट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,500। देन रिपेयर्स टू बिल्डिंग, बिल्डिंग को रिपेयर किया उसके लिए खर्चा लगा, एक्सपेंस है, पी एंड एल के डेबिट में आएगा। रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग 3,000।
repairs to building 3000. Then फैक्ट्री रेंट मतलब ये फैक्ट्री का रेंट हुआ, तो फैक्ट्री का रेंट फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आना चाहिए। ये कहां आना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। देन डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने डिस्काउंट दिया मतलब वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, हमने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट अलाउड करना मतलब हमने डिस्काउंट दिया, हमने हमारे कस्टमर को जिनको हम गुड्स बेचते हैं हमने उनको डिस्काउंट दिया, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। हमारे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हो गया। ठीक, अब ये एक्सपेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बिजनेस का तो एक्सपेंस है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट है, इसीलिए ये P&L के डेबिट में आएगा। तो टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 1500 जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, मतलब ये यहां अदर एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आएगा, तो ये P&L के डेबिट में आएगा। टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 1000, जनरल एक्सपेंसेस 1000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला मतलब वो हमारे लिए इनकम हो गया, वो हमारे लिए इनकम हुआ। तो डिस्काउंट मिला है मतलब वो इनकम है, लेकिन अदर देन सेल है तो ये P&L अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। अदर देन सेल है तो ये P&L अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, तो P&L के क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना है डिस्काउंट रिसीव्ड? 5000। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग करते समय का एक्सपेंस है, बराबर। तो ये हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमारे एजेंट ने, सेलिंग एजेंट ने ट्रैवल किया होगा, उसका ये एक्सपेंस है, बराबर। तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में आएगा। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2200। सन्ड्री एक्सपेंसेस में P&L के डेबिट में 800। देन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हमारे पास एक पुरानी मशीनरी थी, वो मशीनरी को हमने बेच दिया, वो मशीनरी बेचकर हमें नुकसान हुआ, हमें लॉस हुआ, तो वो लॉस P&L के डेबिट में आएगा। यहां लिखा है देखो, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो P&L के डेबिट में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। Loss on sale of machinery 1600। Loss on sale of machinery 1600। ठीक है, अब जो बैलेंसेस दिए थे वो बैलेंसेस का हमने पोस्टिंग कर लिया।
अब नीचे जो एडजस्टमेंट दी है वो देखिए, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड, आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड, मतलब इस साल का वो एक्सपेंस है, पे करना चाहिए था, इस साल का एक्सपेंस है, पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया, इस साल का एक्सपेंस है, इसीलिए इस साल के एक्सपेंस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इस साल के एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। तो करो ऐड, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 2000, आउटर में आएगा 10,000, ये 2000 इस साल का एक्सपेंस है, इसीलिए इस साल के एक्सपेंसेस में क्या किया, ऐड किया। अब ये पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया, अभी पे नहीं किया तो फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, मतलब हमारे लिए वो लाइबिलिटी है, हमारे लिए वो लाइबिलिटी है। तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आएगा, तो हमें यहां बैलेंस शीट तो बनानी है नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस 1500, प्रीपेड इंश्योरेंस 1500, मतलब ये जो इंश्योरेंस हमने 3000 रुपया पे किया, ये जो इंश्योरेंस हमने 3000 पे किया, इसमें से 1500 का जो इंश्योरेंस है वो अगले साल का है। 1500 जो इंश्योरेंस है वो कौन से साल का है, अगले साल का है। वो अगले साल का है तो वो अगले साल के P&L में जाना चाहिए, वो अगले साल का खर्चा है ना, अगले साल का एक्सपेंस है तो अगले साल के एक्सपेंसेस की लिस्ट बनेगी ना, उस एक्सपेंसेस में जाना चाहिए, बराबर। लेकिन वो इस 3000 में इंक्लूड है, इस 3000 में क्या है, इंक्लूडेड है, तो इसको यहां से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू, मतलब एक्सपेंसेस पे तो कर दिया लेकिन वो इस साल का खर्चा ही नहीं है, बराबर। तो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए यहां से उसको पहले क्या कर दो, माइनस कर दो, तो लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 1500, आउटर में आएगा 1500, इस साल का एक्सपेंस नहीं था इसीलिए माइनस किया, है कौन से साल का, अगले साल का। अब अगले साल का इंश्योरेंस मैंने इस साल ही पे करके रखा, तो अगले साल मुझे क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी से सर्विसेज लेना पड़ेगा, मतलब सर्विसेज क्या है, रिसीवेबल है, सर्विसेज क्या है, रिसीवेबल है। एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो वो हमारी असेट है, तो वो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा, बराबर। यहां बैलेंस शीट नहीं बनानी है, इसीलिए दूसरा इफेक्ट नहीं देंगे। क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे, करो तो आप सब लोग पहले टोटल करो,
देखो सब लोग टोटल क्रेडिट की टोटल तो आसान है 16,000, डेबिट की टोटल 0 0 0 0 0 0 यूनिट और 10 प्लस पे 0 0, then 0 0 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 10 25, 25 plus 6 25 plus 6 31, 3 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 3 23 carry 2 2 plus 1 3 33 100। अब यहां पर अभी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, कर ली क्या सबने टोटल? क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो वो दोनों जगह लिखेंगे। तो लिखो क्रेडिट साइड में दोनों जगह 60,000 60,000, डिफरेंस 0 0 10 minus 1 9, यहां 10 आया होगा, यहां से इधर गया, यहां 9 9 minus 3 6, यहां 5 हुआ होगा, 5 minus 3 2 26,900 26,900 26,900 ये डिफरेंस आया। ये डिफरेंस वहां लिखा जाएगा जहां की टोटल कम है, तो डेबिट की टोटल कम है वहां लिख दिया मैंने डिफरेंस। ये आया नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी क्रेडिट साइड मतलब मेरी इनकम साइड मेरे एक्सपेंसेस से ज्यादा है। हमारा इनकम हमारे एक्सपेंसेस से यदि ज्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होगा, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। समझा है सबको? अच्छे से समझ में आया है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप उसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क में से क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th और क्लास वर्क में का 6th। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर बैलेंस शीट स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है, देखिए प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले दिया है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट पी एंड एल के क्रेडिट में जाएगा, तो पी एंड एल के क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक, मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक क्या ये पी एंड एल में लिखा जाता है कि ये ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा जाता है? सर ये तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा जाता है, बराबर, तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मार्क लगा दीजिए। सैलरी एंड वेजेस, कल का लेक्चर याद करो, कल के लेक्चर में मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। वेजेस एंड सैलरी यदि है तो वेजेस को प्रेफरेंस देंगे, वेजेस एंड सैलरी है तो वेजेस को प्रेफरेंस देंगे और वेजेस जहां लिखा जाएगा वहां वो लिखेंगे। तो वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग के डेबिट में। सैलरी एंड वेजेस यदि है, सैलरी एंड वेजेस यदि है तो सैलरी को प्रेफरेंस देंगे, सैलरी को प्रेफरेंस देंगे और वो सैलरी को प्रेफरेंस देकर सैलरी कहां लिखते हैं? पी एंड एल के डेबिट में, तो सैलरी एंड वेजेस पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस है डेबिट में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है पी एंड एल के डेबिट में, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है पी एंड एल के डेबिट में, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है पी एंड एल के डेबिट में, लीगल चार्जेस एक्सपेंस है, लीगल चार्जेस है पी एंड एल के डेबिट में, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड मतलब कमीशन मिला, कमीशन मिला मतलब सर ये इनकम हो गया, लेकिन क्या सेल नाम का इनकम है कि अदर देन सेल है? अदर देन सेल है, अदर देन सेल है तो वो जाएगा पी एंड एल के क्रेडिट साइड में, तो पी एंड एल के क्रेडिट में लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड। कैरेज इनवर्ड, अब कैरेज इनवर्ड इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, तो ये परचेसेस से रिलेटेड खर्चा है सर, तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, पी एंड एल में नहीं आएगा, तो वहां क्रॉस मार्क लगा दीजिए।
उसके बाद ऑडिट फीस, हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट किए, हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या किए, ऑडिट किए, बराबर। तो वो ऑडिट फीस, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करेगा, वो फ्री में थोड़ी ना काम करेगा, उससे हमें फीस देनी पड़ेगी। हम फीस देंगे तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, हम फीस देंगे तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस है तो P&L के डेबिट में लिखेंगे, तो P&L के डेबिट में ऑडिट फीस। देन बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब जो पैसा हमारा डूब गया, जो पैसा हमारा डूब गया, पैसा डूब गया तो वो हमारे लिए लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो P&L के डेबिट में आएगा बैड डेट्स। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस P&L के डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है P&L के डेबिट में। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस मतलब जिस वैन में हम गुड्स क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बेचते हैं, उस वैन के एक्सपेंसेस, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, तो ये भी आएगा P&L के डेबिट में। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेचकर प्रॉफिट हुआ, बराबर। इस क्वेश्चन में दिया था लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस था तो P&L के डेबिट में लिखा था, अब प्रॉफिट हुआ है, इनकम हुआ है, तो उसको P&L के क्रेडिट में लिखेंगे, तो प्रॉफिट है तो P&L के क्रेडिट में आएगा, ठीक। उसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है इसीलिए P&L के डेबिट में। फर्नीचर, अब फर्नीचर सर ये तो असेट है, फर्नीचर क्या है, असेट है, तो ये P&L में आने वाला नहीं है, P&L में आने वाला नहीं है। अब वो फर्नीचर का यूज क्या है वो बताता हूं मैं बाद में, इतना समझाए सबको, ठीक। उसके बाद चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। अब समझा फर्नीचर का यूज किस लिए है, फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन लगाना है। डिप्रिसिएशन मतलब हम उस असेट को, जो हमारे बिजनेस की फिक्स्ड असेट होती है, जो हमारे बिजनेस की फिक्स्ड असेट होती है, उस पर डिप्रिसिएशन लगाया जाता है, सिर्फ लैंड को छोड़कर। लैंड इज अ एप्रिसिएबल असेट, ठीक है। लैंड को छोड़कर बाकी की सारी जो फिक्स्ड असेट है उस पर डिप्रिसिएशन लगाया जाता है, बराबर। तो वो असेट को हम हमारे बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, बराबर। तो उस वजह से वो असेट पर डिप्रिसिएशन लगता है। वो डिप्रिसिएशन लगाने का एक पर्टिकुलर परसेंटेज है, उस परसेंटेज जो क्वेश्चन में दिया है वही परसेंटेज से आपको निकालना है, बराबर। तो वो परसेंट के हिसाब से हर साल क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक। अब हमारे पास कितने का फर्नीचर था, 1 लाख का फर्नीचर था, तो 1 लाख का 10%, कभी भी 10% निकालना है तो यहां से एक 0 हटा देंगे, तो वो आएगा 10,000, 10,000, तो 10,000 ये डिप्रिसिएशन आया। अब 10,000 से फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, 10,000 से फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो उसको फर्नीचर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फर्नीचर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और उसका दूसरा इफेक्ट, उसका दूसरा इफेक्ट ये P&L के डेबिट में आएगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, मतलब उतने का मुझे नुकसान हो गया, उतने का मुझे नुकसान हो गया, इसीलिए जो डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट है वो P&L के डेबिट में आएगा। तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना, 10,000, कितना, 10,000, ये कहां लिखेंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल वर्थ ₹2,000, मतलब 2,000 रुपए के गुड्स, एडवर्टीजमेंट को मार्क लगा के रख दो भाई, 2,000 रुपए के गुड्स हमने क्या किए, फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिए।
आपको कल का क्वेश्चन याद होगा, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पर लिखकर आपको पढ़ाया था, उसमें लास्ट एडजस्टमेंट थी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। चेक कर लो आप, है। अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल मतलब मैंने 2000 रुपए के गुड्स क्या किए, फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिए। मतलब मेरे पास से गुड्स गए ना, गुड्स गए इसीलिए मैंने ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा था कल। गुड्स मेरे पास से गए इसीलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा था। अब मैंने एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में चला गया। अब ये जो 2000 के गुड्स, अब हम आज के क्वेश्चन के लिए सोचते हैं, अब ये 2000 रुपए के गुड्स मैंने फ्री सैंपल के तौर पर बांट दिए। मतलब मैंने फोकट में कस्टमर को दिए, उनको कहा कि इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करने के बाद यदि आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है तो फिर आप हमारे से खरीदो। अब मैंने उनको तो फोकट में दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए। अब उसके बदले में तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा ना, मतलब वो 2000 का मेरा नुकसान हो गया। 2000 रुपए का मेरा क्या हुआ, नुकसान हुआ। गुड्स तो गए लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। 2000 के गुड्स तो गए लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। मतलब 2000 का क्या है, नुकसान है। 2000 का नुकसान है, लॉस है, बराबर। अब ये जो 2000 का लॉस है, अब मैंने प्रोडक्ट फ्री सैंपल के तौर पर क्यों दिया होगा, ताकि मेरे प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो, मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट हो। तो इसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा मानेंगे, इसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा मानेंगे और इसको P&L के डेबिट में लिखेंगे। इसे P&L के डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। एडवर्टीजमेंट में ही क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है उसे ही, उसमें ही उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, समझा है सबको? सबको समझा है अच्छे से? ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है और होमवर्क वाले क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वहां पर हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे। क्या हो सकता है, हम सिंपल क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट वाला ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का करेंगे। ठीक है, जो भी हमने आपको 6 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।